प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुर्सी इस वक्त खतरे में आती हुई नजर आ रही है। दावा किया जा रहा है कि एक नया पीएम खुलकर मैदान में आ चुका है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जगह पर एक नया पीएम तैयार किया गया है। वो पीएम सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मात देगा, मोदी जी की सरकार गिराएगा और उसके बाद खुद पीएम की कुर्सी पर बैठेगा। आखिर वो कौन है? कांग्रेस ने ऐसा कौन सा शख्स को मैदान में उतारा है जो सीधे तौर पर अब पीएम की कुर्सी पर आकर बैठने के लिए तैयार है? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अभिषेक कुमार। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, साल के अंत आते आते एक बड़ी खबर आजकल चर्चाओं में तैर रही है कि प्रियंका गांधी की भूमिका कांग्रेस पार्टी में बढ़ाई जा रही है। प्रियंका गांधी की भूमिका, चाहे वो संसद भवन के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस पार्टी को रिप्रेजेंट करने का मामला हो, संसद भवन के अंदर शालीनता के साथ अपनी बात रखने का मामला हो, या कांग्रेस पार्टी जिस तरह से पिछले तकरीबन 12 सालों से केंद्र की सत्ता से दूर है, 10 सालों तक मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं हासिल कर सकी, उस परिस्थिति में अब चूंकि मुख्य विपक्षी दल का दर्जा कांग्रेस पार्टी को मिल चुका है, लगभग 100 सीटें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी की हो चुकी है। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के द्वारा खाली की गई वायनाड की सीट से जीतकर दिल्ली पहुंच चुकी है। तो उस परिस्थिति में प्रियंका गांधी की भूमिका पार्टी के संगठन में बढ़े, पार्टी के चेहरे के तौर पर भी कुछ लोग देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मूल सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी की भूमिका को बढ़ा देने से कांग्रेस पार्टी वो सब कुछ हासिल कर लेगी जिससे कांग्रेस पार्टी पिछले 2011-12 से लेकर अब तक वंचित रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन के वक्त जो कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे के आंदोलन के माहौल में कांग्रेस पार्टी की भूमिका उत्तरोत्तर रूप से कम होती चली गई, उसमें प्रियंका गांधी को सामने लाना कांग्रेस पार्टी के लिए कितना फायदेमंद होगा, इस चर्चा के पहले आखिर प्रियंका गांधी को कौन सा रोल दिए जाने की चर्चा है, उस पर एक नजर डाल लेना जरूरी है। लंबे वक्त के बाद कांग्रेस पार्टी में कार्यकारी अध्यक्ष पद के सृजन की बातें चल रही है। कहा जा रहा है कि एक ही कार्यकारी अध्यक्ष होगा। वहीं एक दूसरी खबर चल रही है कि 3 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक वर्किंग प्रेसिडेंट नितिन नवीन है, जो जनवरी के आखिरी हफ्ते आते आते प्रेसिडेंट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के साथ साथ एक वर्किंग प्रेसिडेंट संजय झा है। उसी तरह से कांग्रेस पार्टी में एक कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा है। आमतौर पर कांग्रेस में उपाध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष का पद पहले भी सृजित होता रहा, खासकर तब जब इंदिरा गांधी बतौर कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री अपने आखिरी कार्यकाल में थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश के बड़े बुजुर्ग कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी को कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। बाद के दौर में राजीव गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में कुछ दिनों के लिए उपाध्यक्ष का पद कांग्रेस पार्टी में सृजित किया गया और वो उपाध्यक्ष का पद अर्जुन सिंह को दिया गया। ठीक उसी तरह से सीताराम केसरी के दौर में उपाध्यक्ष का पद बनाकर यह उपाध्यक्ष का पद पार्टी में जितेंद्र प्रसाद को बाद की परिस्थितियों को देखें तो 2013 में जयपुर के कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी को सोनिया गांधी के साथ कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, जब सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष थी। और वो बड़ा मशहूर वाकया जब सोनिया गांधी ने ये कहा था कि सत्ता जहर होती है। उस जहर को कांग्रेस पार्टी पिछले 11-12 सालों से उस जहर से खुद को दूर रखे। सवाल यह है कि जिनके पास सत्ता का जहर है वो गोदी सेठों की गोद में मीडिया दिन रात सत्ता के जहर को जनमानस के बीच और बड़े जहर के रूप में रखने में कामयाबी के साथ सफलता प्राप्त किया जा रहा है। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए जो भूमिका है उसमें प्रियंका गांधी के आने से बदलाव होगा, और वो बदलाव सकारात्मक बदलाव होगा। ये जरा हम देखने की कोशिश करते हैं कि प्रियंका गांधी के आने से बदलेगा क्या। प्रियंका गांधी के आने से मत भूलिए कि राहुल गांधी के हाथ कांग्रेस की कमान तब आई जब 44 एमपी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा तक नहीं था। और प्रियंका गांधी की को कांग्रेस पार्टी में भूमिका बढ़ाने की चर्चा तब हो रही है जब कांग्रेस के पास लोकसभा में 99 सांसद है और उसके प्री पोल अलायंस, जिसे इंडिया गठबंधन कहते हैं, उसके पास जनता ने 234 सीट। अब इस आधार पर राहुल गांधी को फेल कह देना
मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा सही होगा। बहुत ज्यादा सही ये बात होगा। ठीक है कि राहुल गांधी पिछले 3 लोकसभा चुनाव में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं कर अपेक्षित। पाए। ये बात भी सही है कि राहुल गांधी भारतीय जनमानस के बीच बदल रही परिस्थितियों को नहीं समझ पाए। जिन परिस्थितियों पर कल न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर एक बड़ा आर्टिकल लिखा, एक बड़ी खबर फ्रंट पेज पर छापी कवर स्टोरी के रूप में कि भारत में बहुसंख्यकवाद किस तरह से बढ़ रहा है, हिंदू मेजोरिटेरियन अप्रोच किस प्रकार से भारत के जनमानस को प्रभावित कर रहा है और राहुल गांधी किस प्रकार से अब उस अप्रोच के साथ क्या चलते हुए दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं। इस पर तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसके आर्टिकल का हिस्सा या मुद्दा वो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं जनमानस की सोच के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। ये कांग्रेस पार्टी की असफलता का बड़ा कारण है। लेकिन इसका मतलब प्रियंका गांधी की भूमिका, राहुल गांधी के कन्विक्शन में कोई कमी है, राहुल गांधी के देश के प्रति समर्पण में कोई कमी है, निश्चित तौर पर यह न्याय संगत नहीं। आज की तारीख में एक बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि आम जनता के लिए दिन रात सोचने वाला कोई व्यक्ति भारत की राजनीति में खुले दिल से राजनीति कर रहा है तो वो राहुल गांधी। इस देश की समस्याओं की जितनी अच्छी समझ राहुल गांधी को है शायद ही किसी नेता को, किसी भी पार्टी में। लेकिन इस देश के समाज और उस समाज के अंदर हो रहे परिवर्तन की जितनी कम समझ राहुल गांधी को है, शायद उतनी कम समझ इस देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति कर रहे किसी भी पार्टी के किसी नेता की नहीं है। ये दोनों विरोधाभास है। समस्याओं की समझ बहुत अच्छी है, लेकिन समाज की समझ और सामाजिक परिवेश और सामाजिक सोच की समझ राहुल गांधी के पास बिल्कुल कम है। अब इस द्वंद्व के बीच राहुल गांधी के खास करके एक ऐसे नेता के तौर पर जो छवि है उसका व्यक्तिगत तौर पर मैं भी कायल हूं, और वो उनकी छवि है कि राहुल गांधी अपनी अन्ना हजारे के आंदोलन के बिल्कुल पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर वाली स्थिति है, जो कह दिया चाहे उसका जितना बड़ा नुकसान हो जाए पीछे नहीं हट सकते। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिस दौर में हुआ था, तमाम इस देश के सब पार्टियों के लोग बोलने से बचते थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के समर्थन में या फिर मौन रहकर चुप्पी साधते थे। लेकिन उस दौर में चंद्रशेखर ने सीधे सीधे इसके खिलाफ लाइन ली कि ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलत कदम है। खामियाजा भी भुगतना पड़ा, खुद की लोकसभा सीट हारनी पड़ी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अपनी बात पर कायम रहे। कमोबेश राहुल गांधी अपने मामले में बिल्कुल उसी तरह से हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उससे पीछे नहीं, प्रेसिडेंट हो सकते हैं, लेकिन समाज की सोच के साथ चलने की प्रवृत्ति, उस सोच के बीच अपने लिए रास्ता बनाने की प्रवृत्ति में राहुल गांधी बहुत पीछे नजर आते हैं। और यही कारण है कि संसद में अच्छा बोलना, समस्याओं की गहरी जानकारी रखना और चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करना, ये दो बिल्कुल अलग तरह का विज्ञान है, दो बिल्कुल अलग तरह की चीजें हैं। और इसी गैप को पाटने के लिए यदि प्रियंका गांधी को लाया जा रहा है तो क्या प्रियंका गांधी सफल हो पाएंगी कि जो काम राहुल गांधी नहीं कर सकते वो काम प्रियंका गांधी से कराया जाए? आज की तारीख में मल्लिकार्जुन खड़गे भले ही कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं कि जैसे जेपी नड्डा या नितिन नवीन जितेंद्र प्रसाद को पार्टी को चला तो मोदी शाह ही रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह कांग्रेस पार्टी को चला तो गांधी परिवार ही रहा। तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ही चला रहे हैं। उसमें एक कार्यकारी अध्यक्ष का पद यदि जुड़ जाए, संगठन की कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल जाए, तो कम से कम उनके सत्ता जहर होती है, भले ही मिल जाए, कोई फर्क बहुत बड़ा आ जाएगा ऐसा मुझे नहीं लगता। 3.5 दशक से ज्यादा हो गए, 36 साल हो गए इस देश में गांधी परिवार के हाथ गोदी सेठों की गोद में। 2 दिसंबर 89 वो आखिरी तारीख थी जिस दिन इस देश से गांधी परिवार की सत्ता छिटक रही थी। और आज हम दिसंबर 2025 के आखिरी कुछ दिनों में बैठे हुए हैं। दिसंबर 2025 का आखिरी कुछ दिन, यानी एक दिन 2025 के खत्म होने में बाकी है। 30 दिसंबर को हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बदलेगा क्या प्रियंका गांधी के आने से? परिस्थितियों को देखें तो इन 36 सालों को मंडल और कमंडल ने काफी हद तक, 44 MP, इन 36 सालों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी पहले क्षेत्रीय स्तर पर पार्टी में मंडल और कमंडल का कॉकटेल बनाती रही, और बिल्कुल यही प्रयोग जो क्षेत्रीय स्तर पर
कभी कल्याण सिंह और उमा भारती के रास्ते यूपी और एमपी में किया गया, त्रिपुरा गुजरात में अलायंस। नरेंद्र मोदी के रास्ते किया गया, हम्म। वही प्रयोग 2013 आते आते राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में भाजपा ने किया, क्योंकि तब अटल आडवाणी का दौर बीत चुका था। बहुत ज्यादा उस सही दौर होगा। में कांग्रेस पार्टी उस बदलाव को नहीं समझ पाई कि उस सियासी अपेक्षित। बदलाव को रोकने का सबसे बड़ा फॉर्मूला क्या। पहली बात तो ये कि अगर पिछले 36 सालों की, जब से कांग्रेस पार्टी के हाथ से सत्ता छिटक रही है, तब से लेकर आज तक की परिस्थितियों का हम आकलन करें तो 4 नेता उत्तर भारत में, हिंदी भाषी भारत में, जी हां, जहां पर 245 लोकसभा सीटें हैं, और 2014 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी 180 सीटें सिर्फ भाजपा ने जीती थी। भाजपा के सहयोगी दलों की बात नहीं कर रहा, सिर्फ बीजेपी 180 से ज्यादा सीटें जीत कर आई थी, और 2024 आते आते 125 पर सिमट गई। इसी हिंदी भाषी भारत में जो कांग्रेस पार्टी दर्जन भर सीटों के नीचे हुआ करती थी 2014 में, बढ़कर प्रियंका गांधी की भूमिका का आंकड़ा पार कर पाई। आज भी भारतीय जनता पार्टी बुरे दौर में भी, जब उत्तर प्रदेश में आधी से भी कम हो गई है 14 की तुलना में, आज भी भारतीय जनता पार्टी 125 से ज्यादा सीटों पर काबिज है, और 125 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर काबिज है। इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस से 5 गुना ज्यादा सीटें बीजेपी के पास है। अब इस परिस्थिति में मैं कह रहा था कि 4 नेता, 4 बड़े चेहरे इस देश के अंदर राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन के सबसे बड़े गवाह के तौर पर, जनमानस को झकझोरने वाले नेता के तौर पर कम से कम हिंदी भाषी भारत में कामयाब हुए। पहला नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनके पीछे एक बहुत बड़ी सामाजिक ताकत भी थी, मुद्दा भी था वो फोर्स का। तो वो एक ऐसी जाति से बिलोंग करते थे जिस जाति का पूरे हिंदी भाषी भारत में एक बड़ा सामाजिक आधार रहा है, बड़ा सामाजिक वर्चस्व भी रहा है। दूसरा चेहरा चौधरी देवीलाल का था। कम से कम 4 बड़े राज्यों में देवीलाल बहुत बड़े अन्ना हजारे के आंदोलन के समुदाय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, कर्नाटक, पंजाब हो और राजस्थान हो। इसके बाद तीसरा बड़ा चेहरा जिसने हिंदी भाषी भारत की सियासत को झकझोरा, वो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और अटल बिहारी वाजपेयी वो करने में कामयाब हुए जो लाल कृष्ण आडवाणी करने में कामयाब नहीं हो पाए। कारण क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी की पोस्ट मंडल भारत में जो पहचान थी, वो हिंदुत्व के नायक की पहचान एक सीमित अपील तक रह गई। अब उसके आगे सामाजिक समीकरणों की जो पहचान बननी थी, वो गांधी परिवार के सत्ता से विरत होने, ब्राह्मण पॉलिटिक्स में उत्तर भारत में एक वैक्यूम क्रिएट होने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के प्रेसिडेंट हो सकते हैं। बीजेपी ने उस वैक्यूम को भरा, जिसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर भारत के समाज में अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे। और चौथा चेहरा जिसने उत्तर भारत की राजनीति को पैन नॉर्थ इंडिया प्रभावित किया, वो नरेंद्र मोदी थे। वो भले ही हिंदी भाषी भारत से नहीं आते हैं, लेकिन हिंदी भाषी भारत में गैर यादव पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर जो नरेंद्र मोदी की ब्रांडिंग की गई, उस ब्रांडिंग ने समाज को इस ढंग से झकझोरने का काम किया। समाज के अंदर बीजेपी के चुनावी हिंदुत्व की लाइन, जो इस देश के खास अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत की बुनियाद पर गढ़ी गई लाइन थी, उस लाइन को खासकर समाज के उन पिछड़े वर्गों में, जिसे आमतौर पर अति पिछड़ा कहते हैं, भले ही नरेंद्र मोदी अति पिछड़े समुदाय से जितेंद्र प्रसाद को, लेकिन अति पिछड़ों के बीच जिस प्रकार से वो लेकर के गए, उसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार 3 लोकसभा चुनाव में बहुमत या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के स्टेटस को बनाए रखने में, उसकी कामयाबी को बनाए रखने में एक बड़ी भूमिका निभाई। तो इन 4 चेहरों का पर आप गौर करें होती है, तब पता चलता है कि आखिर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के सहारे कांग्रेस को क्या अपेक्षित सफलता मिल पाएगी। बहुत साफ बात और सीधी बात यह कही जाए कि राहुल गांधी को जब तक कांग्रेस गोदी सीटों की गोद में, या इस देश के ब्राह्मण समुदाय के लोग वैसे ही स्वीकार नहीं करेंगे जैसे नेहरू और इंदिरा गांधी को किया था, तब तक कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल गांधी के साथ कोई स्पेस नहीं बनता है। और बिल्कुल यही स्थिति प्रियंका गांधी के साथ लागू होती है। प्रियंका गांधी अभी कुछ दिनों तक अपने बेटे के एंगेजमेंट में, उनकी सगाई में व्यस्त है, जो खबरें आ रही है, पारिवारिक कार्यक्रम है उनका। बदलेगा क्या प्रियंका गांधी के आने से? सियासी व्यक्तित्व को 24 आवर राजनीति करनी होती है, चाहे वो पारिवारिक कार्यक्रम में व्यस्त रहे या ना। 44 MP। प्रियंका गांधी की जो भूमिका है
वो राहुल गांधी से इतर जाएगी कैसे? उत्तर प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक कोशिश की थी, पूरी कमान प्रियंका गांधी के हाथ थी, और प्रियंका गांधी की जो कोशिशें थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं, युवा, नौजवान लड़कियों को जिस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने की जो कवायद उन्होंने की, वो भीड़ में तो तब्दील हुई, बहुत ज्यादा सही वोटों में होगा। तब्दील नहीं हो पाई। बिल्कुल वो उत्तर प्रदेश का प्रशांत अपेक्षित किशोर बनकर रह गई। जैसे बिहार में 3.5% से भी कम वोट प्रशांत किशोर लेकर के आए, भीड़ जुटाते रहे, वोट में तब्दीली नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी भी 2022 के चुनाव में प्रशांत किशोर बनकर रह गई है, उन्हें भी लगभग 2.5% वोट ही मिले। अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी के बीच रणनीति को लेकर मुलाकात की खबरें भी आई। सवाल यह है कि प्रियंका गांधी को लाने से कांग्रेस के संगठन में क्या कुछ आमूलचूल बदलाव आएगा? दिग्विजय सिंह ने एक सवाल उठाया और वो सवाल बहुत सारे कांग्रेसियों को चुभ गया। मैं भी मानता हूं कि दिग्विजय सिंह ने जो सवाल उठाया वो बिल्कुल वाजिब सवाल था, लेकिन उस सवाल के लिए जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया अपने ट्वीट के माध्यम से, उस उदाहरण में दिग्विजय प्रियंका गांधी की भूमिका, पार्टी और संघ परिवार के संगठन का जिक्र कर दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी नीचे बैठे हुए हैं, लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, और वो कहते हुए नजर आए कि संगठन की ताकत ये होती है कि नीचे का कैडर भी अब ऊपर पहुंच सकता है। तो दिग्विजय सिंह ने बात तो बिल्कुल सही कही, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उदाहरण देने के लिए कांग्रेस की आइडियोलॉजी के हिसाब से पात्र गलत चुन लिया। आलोचना का कारण वही बन गया। अब इस पर एक और वाकया आपको याद दिला दूं। नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में नई बनी थी और उस वक्त भाजपा के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी उनकी कैबिनेट में थे। नितिन गडकरी ने 2 लोगों की आईक्यू की बात की थी कि बहुत तेज आईक्यू है, और बिल्कुल उन्होंने कहना वो कुछ और चाहते थे, मुद्दा कुछ और बन गया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू बहुत तेज था, एक ने अपनी आईक्यू का सही इस्तेमाल किया, दूसरे ने गलत किया। यह नितिन गडकरी का कहना था, लेकिन महात्मा गांधी और दाऊद इब्राहिम का उदाहरण उन्हें एक साथ नहीं देना चाहिए था। ये अन्ना हजारे के आंदोलन के वही काम जो नितिन गडकरी ने किया था, वो काम दिग्विजय सिंह ने कर दिया। उन्हें संगठन का उदाहरण देने के लिए हजारों ऐसे दूसरे उदाहरण मिल सकते थे। आरएसएस और बीजेपी का उदाहरण अगर वो नहीं देते, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच वो हीरो के तौर पर देखे जाते। ये एक फर्क है। लेकिन जो मुद्दे दिग्विजय सिंह ने उठाए, अगर उन मुद्दों का जिक्र करें तो साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर एक बड़ी कमजोरी है। राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा नेता जो उत्तर भारत के किसी मजबूत समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ सके, वैसे नेतृत्व की कमी है। गांधी परिवार की वोट कैचिंग एबिलिटी अब पहले की तुलना में बहुत नाम मात्र की रह गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जोड़े रखने में प्रेसिडेंट हो सकते हैं। परिवार से बड़ी भूमिका उस परिवार के अलावा किसी और की भूमिका शायद हो भी नहीं सकती है आज की तारीख में। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस के सर्वशक्तिमान सत्ता केंद्र के तौर पर गांधी परिवार की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके बिना कांग्रेस एक रह ही नहीं सकती। लेकिन इस देश के सत्ता केंद्र के तौर पर कांग्रेस की भूमिका को, गांधी परिवार की भूमिका को स्वीकार करने के लिए उत्तर भारतीय समाज, जहां से होकर दिल्ली की सत्ता का रास्ता गुजरता है, वो कतई तैयार नहीं दिखता। यही एक बदलाव है, 3.5 दशकों का बदलाव, मंडल और कमंडल की सियासत का बदलाव। और इस बदलाव के बीच में अगर 2-3 और उदाहरण मैं आपके सामने रखूं कि आखिर राहुल गांधी और क्यों फेल हैं, और सत्ता में सफल और असफल होते रहने के बावजूद जितेंद्र प्रसाद को कुमार जैसे लोग क्यों सफल हैं। इसलिए सफल हैं क्योंकि अखिलेश यादव चुनाव जीते हारे, तेजस्वी यादव चुनाव जीते हारे, नीतीश कुमार चुनाव जीते और हारे। उनके पीछे एक मजबूत सामाजिक और सामुदायिक समीकरण है, उनकी जाति का समीकरण, उनके वर्ग का समीकरण। राहुल गांधी समीकरण नहीं था। पिछड़े वर्ग के हितों की बात, जाति गणना और आरक्षण की बात राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन राहुल गांधी आते हैं सामान्य वर्ग से। ऐसे में पिछड़े वर्ग के हितों गोदी सेठों की गोद में विश्वनाथ प्रताप सिंह सियासत से किनारे हो गए, अर्जुन सिंह को कोई पूछने वाला नहीं रहा, वैसे में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कामयाबी दिला पाएंगे, इसकी गुंजाइश पहले से ही ना के बराबर है कि कम से कम उस मुद्दे के सहारे राहुल गांधी कांग्रेस को कामयाबी दिला दे। ये संभव नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अंदर प्रियंका गांधी की भूमिका बदलेगा क्या? प्रियंका गांधी के आने से संगठन के स्तर पर कुछ बदलाव हो,
कुछ सकारात्मक चीजें हो, हम उम्मीद कर सकते 44 MP। हैं। लेकिन ऐसा हो जाएगा, इसकी उम्मीद व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत कम दिखाई देती है। कम इसलिए दिखाई देती है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास गठबंधन को लेकर चलने वाला अभी उस तरह का मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ है जैसे सोनिया गांधी ने यूपीए के गठबंधन को 10 साल तक चलाने के लिए की थी। एक भरोसे का संबंध सोनिया गांधी ने सपा और बसपा के साथ भी कायम किया था। बहुत ज्यादा सही होगा। संबंध लालू यादव के साथ भी कायम किया था, तो शिबू सोरेन के साथ भी कायम किया था, यहां तक कि कुछ दिनों तक तो वाम मोर्चा के साथ भी कायम किया था, दक्षिण की पार्टियों के साथ भी कायम किया था, और महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक के साथ कायम किया था। आज की तारीख में मौजूदा परिस्थितियों को देखें तो अखिलेश यादव राजनीतिक मैच्योरिटी दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव से अभी उस स्तर की राजनीतिक मैच्योरिटी, राजनीतिक परिपक्वता की उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि बिहार चुनाव के दरमियान भी दिखा कि अगर कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से भी गलतियां हुई तो राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक गलती, राजनीतिक चूक थी, वो ज्यादा बड़ी थी। वोट जोड़ने की उनकी कवायद पूरी तरह से विफल साबित हुई। इस परिस्थिति में प्रियंका गांधी को लाने के बाद क्या संगठन बदल जाएगा? प्रियंका गांधी की भूमिका के साथ कहें तो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर युवा नेतृत्व को उभारने की पहल संजय गांधी ने की। 77 की बड़ी चुनावी हार के बाद आज आप जितने कांग्रेस के बुजुर्ग नेता देखते हैं, चाहे वो दिग्विजय सिंह से लेकर अशोक गहलोत हो, पार्टी छोड़ चुके गुलाम नबी आजाद हो, या फिर राजेश पायलट रहे हो, ये सब संजय गांधी के उभारे हुए लोग थे। संजय गांधी, कमलनाथ, ये सब संजय गांधी के दौर के लोग थे। उसके बाद कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप डेवलप नहीं हुई। लीडरशिप जो डेवलप करने की कोशिश एक राहुल गांधी ने की, लेकिन राहुल गांधी गलत मोहरों पर दांव पहले भी खेल बैठे और शायद अब भी खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने उस वक्त जिन मोहरों पर दांव खेला वो ज्यादातर नेता पुत्र थे, आरपीएन सिंह से लेकर जतीन प्रसाद तक, सचिन पायलट से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा से लेकर हमीदुल्लाह सईद या सुष्मिता देव तक, ज्यादातर नेता पुत्रों पर दांव खेला गया। और अंततः सत्ता के लिए आने वाले लोग सत्ता नहीं मिलने से निराश होकर कोई भाजपा, अन्ना हजारे के आंदोलन के, कोई कहीं और गया। अब उसके आगे की परिस्थितियों को देखें कि उस पीढ़ी से और उस टीम से निराश होकर राहुल गांधी ने जो दूसरी लाइन पकड़ी या प्रियंका गांधी ने जो दूसरी लाइन पकड़ी, ये दोनों लाइन अंततः कांग्रेस की जो विचारधारा रही है उस विचारधारा से बिल्कुल उलट लाइन वाले लोग हैं। चाहे सोनिया गांधी की टीम में जेएनयू से आए हुए संदीप सिंह हो, प्रियंका गांधी की टीम में संदीप सिंह हो, या फिर राहुल गांधी की टीम में कन्हैया कुमार एंड कंपनी हो, इसके सहारे कांग्रेस पार्टी अपने आप को खड़ी करने की कोशिश कर रही है। ये भीड़ तो जुटा सकते हैं, वोट में तब्दील नहीं कर सकते। भीड़ तो लाल कृष्ण आडवाणी भी अपने प्राइम पर बहुत जुटाते थे, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के नाम पर कितने प्रेसिडेंट हो सकते हैं, एक उदाहरण के साथ आपको बता देता हूं। जब बीजेपी जनता दल के साथ यानी वीपी सिंह के चेहरे पर स्ट्रेटेजिक अलायंस कर चुनाव लड़ रही थी, उसे 86 सीटें मिली। और जब जनता दल बिखर गया, अलग चुनाव लड़ रही थी 91 में, तो बिखराव, जनता दल के बिखराव का फायदा, मंडल कमीशन के बाद कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने का फायदा सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी के चेहरे पर जो 91 का चुनाव हुआ, 86 में सिर्फ 33 सीटें वो जोड़ पाई और वो 119 सीटों तक पहुंच पाई थी। ये लाल कृष्ण आडवाणी का कि राजनीतिक पूंजी महज 33 लोकसभा सीटों की बनती है। 2 सीटों से 86 सीटों पर वीपी सिंह के नाम और चेहरे का इस्तेमाल कर बीजेपी पहुंची थी, और उसके आगे आडवाणी जी के चेहरे पर 33 सीटें। यही स्थिति बिल्कुल कांग्रेस जितेंद्र प्रसाद को, कांग्रेस पार्टी अपने सांगठनिक ढांचे और गठबंधन के बूते, साउथ के राज्यों के बूते 44 और 52 लोकसभा सीटों पर 2 राज्यों में 2 चुनावों में सिमट रही थी। थोड़ा गठबंधन का दायरा ज्यादा व्यापक हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे का एक प्रतीकात्मक चेहरा कांग्रेस के नेतृत्व के तौर पर दलित नेतृत्व का पड़ गया, सत्ता जहर होती है। 52 से बढ़कर 99 तक 47 सीटों का फायदा हो गया। और उधर संविधान बचाओ का नैरेटिव भी उसमें जुड़ता चला गया, आरक्षण, संविधान, ये सब जुड़ गए, तो सीधे सीधे वो गोदी सीटों की गोद में 99 तक पहुंच गई। ये एक फर्क है, ये एक बुनियादी फर्क है जो कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आडवाणी एरा या खड़गे एरा से आगे देखने पर विवश करता है। इस परिस्थिति में प्रियंका गांधी आ रही है, स्वागत योग्य कदम है कि कांग्रेस पार्टी कुछ तो कर रही है,
लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी बदलेगा क्या जनता से प्रियंका कैसे- गांधी के आने जनता से? के मुद्दों से कैसे जुड़े, मजबूत सामाजिक समीकरण का निर्माण कैसे हो, यहाँ 44 फेल कर MP। रही है। दो छोटे छोटे उदाहरण और देता हूं। आरक्षण की बात तेजस्वी यादव उठाते रह गए, बिहार के विधानसभा चुनाव में कामयाब नहीं हुए। जाति गणना, आरक्षण सब उठाते रह गए, कामयाब नहीं हुए। अखिलेश यादव कामयाब हो गए। क्यों? ट्रिपोलर फर्क इतना था राइन्स। कि बिहार में नीतीश कुमार भी पिछड़े वर्ग से ही आते थे, लिहाजा कामयाबी मिलनी नहीं थी। राहुल गांधी की जाति जनगणना का कार्ड भी उस रूप में नहीं चला क्योंकि प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से बहुत आते ज्यादा सही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी अपेक्षित। इसलिए हो गई संविधान, आरक्षण और जाति जनगणना और पीडीए के सवाल पर, क्योंकि वहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले वर्ग से आते थे। ठीक इसी तरीके से बंगाल में बीजेपी का चुनावी हिंदुत्व कामयाब नहीं हो रहा। कारण क्या है? भारतीय जनता पार्टी जिस अपर कास्ट चेहरे और पॉलिटिक्स के लिए उत्तर भारत में जानी जाती है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी अपर कास्ट और भद्रलोक से आती है। वो भी अपना एक हिंदुत्ववादी चेहरा, दुर्गा पूजा से लेकर तमाम काली पूजा तक, वो भी अपना एक हिंदुत्ववादी चेहरा रखती है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी वहां स्टेक होल्डर नहीं है। बिल्कुल यही स्थिति प्रियंका गांधी के आने के बाद जिन सवालों से कांग्रेस को दो चार होना है, उस परिस्थितियों में बढ़ती जा रही है कि प्रियंका गांधी आएंगी। प्रियंका गांधी की भूमिका, प्रियंका गांधी कांग्रेस के अंदर कोई आमूलचूल बदलाव लाने के लिए आएंगी। मुद्दों के आधार पर, नेतृत्व के आधार पर, सामुदायिक समीकरण के आधार पर कांग्रेस को खड़ा करने के लिए आएंगी, या प्रियंका गांधी कांग्रेस की लगातार चुनावी असफलताओं के बीच एक और असफलता में स्टेक होल्डर बनने के लिए, शेयरधारक बनने के लिए आएंगी? ये बड़ा सवाल है। और इस सवाल के इर्द गिर्द भारत की सियासत जब एक ऐसे दौर में पहुंचती हुई दिख रही है जहां भाजपा में भी मोदी के बाद कौन की बातें चल रही है, और वहां नया नेतृत्व तैयार दिखता है कि योगी आदित्यनाथ आएंगे, कि अमित शाह आएंगे, कि देवेंद्र फडणवीस आएंगे, वो तैयार दिखता है कि एक त्रिमूर्ति खड़ी हो गई है। उसी तरह से क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर नेतृत्व के आधार पर, समीकरण के आधार पर, सांगठनिक क्षमता के आधार पर क्या कोई नेतृत्व खड़ा हो पा रहा है? 100 बातों की एक बात बिल्कुल यही है कि 245 सीटें हिंदी भाषी भारत से लोकसभा में आती है, और इन अन्ना हजारे के आंदोलन के कांग्रेस पार्टी जब तक 70-80 सीटें हासिल करने की स्थिति में खुद नहीं पहुंचेगी, दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हरा पाना असंभव है। मोटे तौर पर कहें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, इन सभी राज्यों में कांग्रेस पार्टी अपने लिए जब तक 35 से 40 सीटों का जुगाड़ नहीं कर लेती, तब तक दिल्ली में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चाहे प्रियंका गांधी आ जाए, चाहे राहुल गांधी ही संभाले, चाहे केसी वेणुगोपाल संभाल ले, चाहे कोई और बड़ा प्रयोग किया जाए। अब हिंदी भाषी भारत में भाजपा को 100 के नीचे लाने और कांग्रेस को 70 के पार ले जाने प्रेसिडेंट हो सकते हैं। क्या कोई मैजिक बुलेट प्रियंका गांधी के पास है? देखते हैं प्रियंका गांधी आती है तो किस तरह का बदलाव लेकर आती है। समस्याएं कांग्रेस की कम नहीं है, मुद्दे भी कम नहीं है, देश के अंदर परेशानी भी बहुत है, नरेंद्र मोदी की सत्ता से उबे हुए लोगों की जमात भी बहुत ज्यादा है। लेकिन इन सब के बावजूद कांग्रेस के पास नेता, नेतृत्व और नीति, संगठन, इन सब का जो अभाव है, उस अभाव के बीच जनता को नरेंद्र मोदी की तरफ ही वापस घूमकर निराश जनमानस को कि कोई नहीं दिख रहा है तो जो बना हुआ है उसी को बरकरार रखो। एक पुरानी कहावत है, पराजय बोध की सबसे बड़ी स्थिति यथास्थितिवाद है। जनता के भीतर भी इस देश के मुद्दों से लड़ पाने में मजबूत विपक्ष और विकल्प जितेंद्र प्रसाद को, पराजय बोध की मानसिकता बढ़ती जा रही है, और वही पराजय बोध की मानसिकता जो जनता के बीच है, वो नरेंद्र मोदी या भाजपा के यथास्थितिवाद को मदद कर रहा है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कांग्रेस किस प्रकार से निकालती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से प्रियंका गांधी को सीधे तौर पर आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं हैं कि कांग्रेस प्रियंका गांधी को पीएम के पद पर बिठाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन सवाल अपने आप में बड़ा कि जिस तरीके से यहाँ पर
कार्यकारी को लेकर जो बात यहाँ पर अभिषेक कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वाकई में यही बात है या फिर कांग्रेस खुद अपना पीएम बनाने में तुली हुई है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं दोस्तों, क्योंकि पिछली कई रिपोर्ट्स के अंदर हम देखते चले आ रहे हैं कि जो वरिष्ठ पत्रकार की वीडियोस हम आपके सामने रखते हैं, जिनके अंदर सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के पीएम बनने का जिक्र तक किया गया है, अब यहाँ पर उनके जो है कार्यकारी अध्यक्ष को लेकर ये सीधे तौर पर बातें कही जा रही हैं दोस्तों। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।